नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन भारत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। सबसे पहले आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएँ, क्योंकि सिर्फ इस बुक को PDF की तरह पढ़ना ही नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हैं। हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। ये बुक वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद UP की तैयारी करता हूं और वर्तमान समय में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी को कितनी जम के मेहनत करनी होगी और हमें इस बुक को निचोड़ के पी जाना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज हम क्लास सेकंड अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे पूर्वावलोकन की बुक नहीं खरीद पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस बुक को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के लिए ये बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अक्षांशीय विस्तार भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए अर्थ हो गया और यहाँ एक इक्वेटर गया यानी भूमध्य रेखा, जिसे हिंदी में कहते हैं 0 डिग्री पे। अब ये जो लाइन ऐसी खींची गई है, ऐसे ऐसे लेटी हुई लाइन जो खींची गई, इसी को अक्षांश कहते हैं, यानी कि लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। इसको भी समझते हैं। ये हमारा अर्थ बन गया, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा बन गया। अब कह रहा अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा, काल्पनिक मतलब पृथ्वी पे कोई ऐसी लाइन खींची नहीं गई है, ये सिर्फ ग्लोब पर दर्शाया गया है। ये अक्षांश रेखा ग्लोब पर दर्शाए गए हैं, पृथ्वी पे कोई एक्चुअल लाइन ऐसी नहीं है, काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, यानी ऐसे घूम के ऐसे आती, यानी ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए ये लाइन ऐसे ऐसे चलेंगी, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं। समांतर मतलब ये हो गया, तो ऐसे ही गई है। इन दोनों के बीच में सेम दूरियां होती हैं, जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी यहाँ होगी, वही दूरी यहाँ होगी, समांतर ही खींची हुई होती हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब देखिए इसमें ये हमारा बन गया अर्थ। ये जो भूमध्य रेखा क्या है, देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। अब आगे समझते हैं। विषुवत वृत्त विषुवत रेखा के उत्तरीय भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देख लीजिए जो रेखाएं ये बनी हुई हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 यानी 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 80 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 प्लस 89 प्लस 1, 179 होंगी। अब इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत बारीकी से, यहीं स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से मैं आपको यहाँ बना के समझाता हूँ। ये देखिए हमने बना लिया अर्थ, गोल बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब देखिए यहाँ 0 डिग्री है, आप जानते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री।
और यहाँ भी नीचे आ जाएगा 90 डिग्री, 1 2 3 4 ऐसे लाइन खींचते खींचते। लेकिन जब आप ऊपर एकदम ऐसे गोल करते हुए जाएंगे, ऐसे गोल करते पीछे जाएंगे, फिर ऐसे गोल करते, ऐसे गोल करते करते एक समय आएगा कि जब आप यहाँ टॉप पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ रेखा नहीं बनेगी, यहाँ पर एक बिंदु बनेगा। इसी को कहते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ में जो है पोल हमारा, यहाँ पर रेखा ना बनकर एक बिंदु बनेगी, यहाँ पर भी एक बिंदु बनेगा, रेखा नहीं बनेगा। तो 0 से लेकर यहाँ 90 डिग्री के पहले 89 यहाँ हो जा रहा है और 89 यहाँ। तो 89 हो गया और प्लस जो एक ये भूमध्य रेखा गया है, ये 89 प्लस 89 और प्लस 1, इसको टोटल मिला के कितना हो जाता है, एक मिनट, 89 प्लस 1 करके अगर आप देखेंगे तो 179 हो जाता है। अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कितनी है तो 179। अगर सिर्फ पूछ रहा है कि अक्षांश कितने हैं तो वो हो जाएगा 181। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो 179, अगर सिर्फ अक्षांश पूछेगा तो 181, क्योंकि 90 नदर्न हेमिस्फीयर में, 90 सदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश है, और बीच में जो एक भूमध्य रेखा गई हुई है वो एक, तो तीनों को मिला के 181 सिर्फ अक्षांश होते हैं। अगर अक्षांश रेखाओं को पूछेगा तो 179। अब आगे चलते हैं। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी जो आप ये बना रहे हैं, ये लाइन गई फिर एक रेखा गई, तो इसके बीच जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। हम आपको ऊपर देख लेते हैं, ये देखिए अर्थ बना हुआ है। जो ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं आ रही हैं उसको बोला जाता है देशांतर रेखा, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये रेखाओं को पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। इसको मेन जो लाइन आई हुई इसको प्रधान यामोत्तर लाइन कहते हैं, या कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यहाँ से जो लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और जो ऐसे लाइनें गई थी, समझ लीजिए जो लेटी हुई लाइन है वो लेटीट्यूड यानी अक्षांश, और जो ऐसे आ रही है लंबे लंबे उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझिएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। सही बात है। अभी आपने जो अक्षांश रेखाएं देखी हैं तो समांतर जा रही थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसे आ रही हैं, फिर ऐसे मिलती हैं, फिर ऐसे मिलती हैं, फिर ऐसे मिलती हैं, ऐसे आके मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर कम दूरी है, यहाँ और ज़्यादा, बीच में भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है। भूमध्य रेखा पे आपको सबसे ज़्यादा दूरी मिलेगी, लेकिन हर जगह सेम दूरी नहीं मिलेगी, इसीलिए समांतर रेखाएं नहीं होती। क्वेश्चन पूछता है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। अभी हमने जो आपको समझाया वही चीज़ कह रहा है कि जब ऊपर से आएंगे तो दूरी कम रहेगा, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा तक पहुंचेंगे वो दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा की जो दूरी है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा की बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है, और जो अक्षांश वाला था वो 111 किलोमीटर था, इसमें 0.33 किलोमीटर और बढ़ जाता है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के दे देता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। इसको बहुत ही अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ सबको आता है लेकिन कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। अब देखिए ये हमारा भारत यहाँ पर है। अब अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो गया दक्षिणी हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये कन्फर्म हो गया। अब यहाँ वेस्ट है यानी पश्चिम, यहाँ ईस्ट है, तो अब इसके बगल इधर जाएंगे तो ये वेस्ट में, इधर आएंगे तो ईस्ट में, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है।
अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कैसे। अब बहुत बड़ा हम थोड़ा अर्थ बना दे रहे हैं और इसमें हम बना दे रहे हैं भारत, समझने के लिए। अब देखिए, यहाँ जो उत्तरी लद्दाख में जो उत्तरी सबसे उत्तरी छोर है वो हमारा है 37.6 मिनट, और जो यहाँ मुख्य भूमिका है वो है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमिका। अब अंडमान निकोबार के नीचे आएंगे तो अंडमान निकोबार के नीचे जब आएंगे तो नीचे से जो स्टार्ट होगा वो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना हो जाता है? 6 डिग्री 45 मिनट, सॉरी 6 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये अक्षांश के बारे में समझ में आ गया होगा कि उत्तरी अक्षांश जो हमारा है सबसे ऊपरी वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और नीचे अंडमान निकोबार जो निकोबार में है वो 6 डिग्री 45 मिनट। अगर मुख्य भूमिका पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर ऐसे पूछता है कि देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार आप देख लीजिए, ये आपका गुजरात है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ सबसे आखिरी छोर जो अरुणाचल प्रदेश में है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट गुजरात सबसे आखिरी छोर है, और यहाँ पश्चिमी सबसे क्षेत्र जो हमारा है वो गुजरात का है, और पूर्वी क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब आगे हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है उत्तरी गोलार्ध में 23 से लेकर नीचे आ जाइए दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री तक 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं, ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न देख लेते हैं, भारत विस्तृत है। देखिए इसमें सब गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो तो उत्तर में ही स्थित है। पूर्वी गोलार्ध उत्तरी में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसमें दिया है दक्षिणी के बीच है। ये क्वेश्चन ही अलग पूछ लिया है, इसे पढ़ लीजिए आप। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूर्व से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। बस इतना यही चीज़ याद कर लीजिए, और पूर्व ही रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 68.7 से पश्चिम से 97.25 पूर्व, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की स्थिति पूर्व में ही स्थित है। दोनों में पूर्व रहे। और अगर अक्षांशी विस्तार कहेगा दोनों में उत्तर रहना चाहिए। एक नहीं कि उत्तर हो जाएगा नीचे दक्षिण हो जाएगा, नहीं, उसकी स्थिति उत्तर में है। यही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन पैदा करता है। दोनों उत्तर में है, उसका स्थिति उत्तर में है और पूर्व में ही स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से होकर गुजरता है। ये टफेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ फंसाने के लिए आता है। देख लीजिएगा, ए राजस्थान दिया हुआ है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाएं तो बल्कि छोड़ ही दीजिएगा, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और होता भी नहीं है। जैसे जिस जिले के 70 पूर्वी देशांतर की रेखा गुजरती है, ये भी क्वेश्चन आप बस रट लीजिए। बी जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर से। कुछ चीज़ें हैं, बस रट लीजिए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, 3rd क्लास, वो भारत एवं कर्क रेखा पे रहेगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम ऐसे ही वीडियो आपको बताते चलेंगे और एक एक अलग अलग फैक्ट भी बताते चलेंगे। बस आप नोटबुक पे लिखते रहिएगा। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे भारत और कर्क रेखा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे इसको अच्छे से समझ लेंगे एग्ज़ाम में वही अच्छा नंबर ला पाएंगे, क्योंकि ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें संपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। ऐसे करके हम कई वीडियो आपको देंगे कि आप इससे अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।